नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज। टॉप न्यूज में दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, आर्थिक जगत और खेल जगत के समाचार। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। इंडोनेशिया के सफल दौरे और G20 शिखर सम्मेलन में दमदार उपस्थिति के बाद स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री मोदी। आदर सत्कार के लिए इंडोनेशिया के लोगों और राष्ट्रपति जोको विडोडो का जताया आभार। भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने को बताया बड़ी उपलब्धि। गुजरात चुनाव के पहले चरण के लिए नाम वापस लेने और दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन दाखिल करने की आज अंतिम तारीख। कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला के बेटे को उम्मीदवार बनाया। केंद्र सरकार ने डीजल के निर्यात पर शुल्क में किया कटौती का ऐलान। घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर बढ़ाया। आज से लागू हो जाएंगी नई दरें। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 में राष्ट्रपति पद के चुनाव अभियान की शुरुआत। संघीय निर्वाचन आयोग को नामांकन पत्र सौंपे। चुनाव प्रचार के लिए नई अभियान समिति भी बनाई। बढ़ती आशंकाओं के बीच अमेजॉन ने कॉर्पोरेट रैंकों में बड़े पैमाने पर छंटनी शुरू की। विश्व भर में 15 लाख से अधिक लोगों को अमेजन देता है रोजगार। मेटा और ट्विटर भी अपने कई कर्मचारियों को कर चुके हैं बाहर। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद बुधवार देर रात स्वदेश लौट आए हैं। प्रधानमंत्री की G20 में हिस्सेदारी और इंडोनेशिया का दौरा बेहद सफल रहे। शिखर सम्मेलन के दौरान उन्होंने कई विश्व नेताओं के साथ सकारात्मक चर्चा की और आने वाले वर्ष के लिए प्रभावशाली G20 समूह की अध्यक्षता भी ग्रहण की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रस्थान से पहले एक ट्वीट में इंडोनेशिया के लोगों, इंडोनेशियाई सरकार और राष्ट्रपति जोको विडोडो को गर्मजोशीपूर्ण आतिथ्य के लिए धन्यवाद भी दिया। प्रधानमंत्री ने अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जर्मनी चांसलर ओलाफ शॉल्ज, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक समेत कई विश्व नेताओं से मुलाकात की। बुधवार को G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए और इसका अधिक लाभ तभी मिल सकता है जब इसकी पहुंच को वास्तव में समावेशी बनाया जाए। प्रधानमंत्री ने इस बात की मजबूती से वकालत की कि G20 नेता अगले 10 वर्षों में हर इंसान के जीवन में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए काम करने का संकल्प लें ताकि कोई भी व्यक्ति नई प्रौद्योगिकियों के लाभ से वंचित न रह जाए। इंडोनेशिया के बाली में हुई G20 शिखर सम्मेलन के घोषणा पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संदेश की प्रतिध्वनि सुनाई दी कि ये युद्ध का युग नहीं है। बाली घोषणा पत्र में नेताओं ने यूक्रेन युद्ध को तत्काल खत्म करने का आह्वान करते हुए कहा कि आज का युग युद्ध का युग नहीं होना चाहिए। सम्मेलन में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण और दुनिया में इसके प्रभावों पर व्यापक रूप से विचार विमर्श किया गया। घोषणा पत्र में कहा गया कि संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, संकटों को दूर करने के प्रयास, साथ ही कूटनीति और संवाद महत्वपूर्ण है। आज का युग युद्ध का नहीं होना चाहिए। बाली घोषणा पत्र में यह भी कहा गया कि शांति और स्थिरता की रक्षा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय व्यवस्था को कायम रखना जरूरी है। इसमें सशस्त्र संघर्षों में नागरिकों की सुरक्षा सहित अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का पालन करने का आह्वान भी किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत में 2023 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों पर बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की। शिक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार G20 में शिक्षा प्राथमिकताओं वाले क्षेत्र में एक अहम क्षेत्र है। ऐसे में ये आवश्यक है कि G20 शिखर सम्मेलन से पहले इस दिशा में व्यापक तैयारियां की जाए। इस समूह की भारत की अध्यक्षता शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियों को प्रदर्शित करने का अवसर भी है। मंत्रालय के बयान के अनुसार शिक्षा कार्य समूह G20 शिक्षा मंत्रियों की 28 जून 2023 को होने वाली बैठक के लिए शिक्षा और डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका और काम के भविष्य पर सेमिनार आयोजित करेगा। और अब गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरें।
गुजरात विधानसभा की 89 सीटों पर 1 दिसंबर को पहले चरण में होने वाले चुनाव के लिए दाखिल 1362 नामांकन पत्रों में से 999 वैध पाए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने ये जानकारी उपलब्ध करवाई। पहले चरण के लिए नाम वापस लेने की अंतिम तारीख आज है, जबकि दूसरे चरण के लिए 21 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। पहले चरण के तहत मतदान 1 दिसंबर को होगा। 5 दिसंबर को 93 सीटों पर होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए अब तक 341 नामांकन पत्र मिल चुके हैं। दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 10 नवंबर से शुरू हुई थी। मतों की गिनती हम बता दें चुनाव के पश्चात 8 दिसंबर को होने वाली है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। अहमदाबाद शहर की घाटलोडिया सीट से उन्होंने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। वर्तमान में वो इसी सीट से विधायक हैं। नामांकन से पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक भव्य रोड शो भी किया। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला के बेटे को बयात से उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी ने अपने अंतिम सूची में कुल 37 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। इससे पहले कांग्रेस ने 5वीं और 6ठी लिस्ट में 39 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी, जिसमें कांग्रेस ने वडगांव विधानसभा सीट से जिग्नेश मेवाणी को टिकट दिया है। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शिवलिंग की पूजा से संबंधित मुकदमे पर कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकती है। इससे पहले मुकदमे की सुनवाई 8 नवंबर को होनी थी, लेकिन पीठासीन अधिकारियों के छुट्टी पर होने की वजह से इस तारीख को आगे बढ़ा दिया गया था। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की पूजा अर्चना की अनुमति देने की मांग पर आज फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला आना है। इसके अलावा परिसर में मुस्लिमों के प्रवेश पर पाबंदी वाली याचिका की पोषणीयता यानी कि सुनवाई करने योग्य है या नहीं, इस पर भी कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों के साथ नजर डालेंगे व्यापार और खेल जगत के समाचारों पर। बने रहिए हमारे साथ। मसले जो जुड़े हैं आपसे, कराएंगे रूबरू हर पहलू से, करेंगे गहराई से पड़ताल, लेंगे विशेषज्ञों की राय, क्योंकि ये है मुद्दा आपका, सिर्फ संसद टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फटाफट नजर डालते हैं टॉप 10 खबरों पर। उपराष्ट्रपति आज दोपहर 12:30 बजे विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों के अध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। ये बैठक संसदीय सौंध विस्तार भवन में आयोजित होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज ऑडिट दिवस के समापन सत्र और 30वें महालेखाकार सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। ये आयोजन CAG ऑडिटोरियम दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में बुधवार रात करीब 9:30 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.1 मापी गई। भूकंप का केंद्र मंडी जिले के जोगिंद्रनगर में जमीन के भीतर 5 किलोमीटर की गहराई में था। मंडी के अलावा कुल्लू, कांगड़ा, बिलासपुर, शिमला में भी 3 से 5 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के चलते खाली हुई उत्तर प्रदेश की मैनपुरी संसदीय सीट के लिए नामांकन भरने की आज अंतिम तिथि है। इस सीट पर 5 दिसंबर को चुनाव होना है।
शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जम्मू के मुख्य परिसर चट्ठा में किसान मेले का आयोजन आज से किया जाएगा। ये मेला 21 नवंबर तक जारी रहेगा। पहले मेला 2 दिनों का होता था, लेकिन इस बार ये मेला 5 दिन तक आयोजित किया जा रहा है। आज उपराज्यपाल मेले का शुभारंभ करेंगे। ईडी ने राज्य में अवैध माइनिंग के जरिए 1000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया है। आज होने वाली इस पूछताछ से पहले राज्य में सियासी हलचलें तेज हो गई हैं और कल शाम मुख्यमंत्री निवास में एक खास बैठक भी आयोजित की गई। तमिलनाडु के वित्त मंत्री प्लानिवेर थियागाराजन आज मदुरै स्थित कामराज विश्वविद्यालय में प्राचीन जीनोमिक्स आधुनिक डीएनए लैब का उद्घाटन करेंगे। असम मिजोरम के बीच तीसरे चरण की मंत्री स्तरीय बैठक आज होनी है। दोनों राज्यों के बीच लंबे वक्त से सीमा विवाद चल रहा है। इस विवाद को खत्म करने के लिए दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से वार्ता चल रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को ऐलान किया कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के निवास राजगृह को राज्य सरकार विरासत के रूप में संरक्षित करेगी। इस बात की जानकारी उन्होंने बुधवार को ये कहते हुए दी कि अम्बेडकर देश का गौरव हैं और जिस घर में वो रहते थे वो एक ऐतिहासिक खजाना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 नवंबर को पुणे शहर के अंबे गांव में छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित थीम पार्क शिव सृष्टि के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना की परिकल्पना पद्म विभूषण से सम्मानित दिवंगत बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे ने की थी, जिन्हें शिव शाहिर बाबा साहेब पुरंदरे के नाम से भी जाना जाता है। और अब नजर अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 में राष्ट्रपति पद के चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। उन्होंने संघीय निर्वाचन आयोग को नामांकन पत्र सौंपे, जिनमें उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव प्रचार के लिए नई अभियान समिति भी बना दी है। ट्रंप ने ऐसे समय में ये घोषणा की है जब करीब एक सप्ताह पहले रिपब्लिकन्स को मध्यावधि चुनाव में पराजय का सामना करना पड़ा। पार्टी के कुछ सदस्यों ने इस पराजय के लिए ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया। चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की घोषणा करके ट्रंप ने अपने वर्तमान और पूर्व सलाहकारों के सुझाव को खारिज कर दिया, जिन्होंने ट्रंप को इस पराजय के बाद राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा नहीं करने की चेतावनी दी थी। दूसरी ओर रिपब्लिकन ने यूएस हाउस का नियंत्रण जीत लिया है। इसके साथ ही सांसदों ने रिपब्लिकन पार्टी को वॉशिंगटन में सत्ता में लौटा दिया है। इस चुनाव ने वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन के एजेंडे को कुंद करने के लिए रिपब्लिकन को रूढ़िवादी लाभ दिया है, ऐसा माना जा रहा है। चुनाव दिवस के एक हफ्ते से अधिक समय के बाद रिपब्लिकन ने डेमोक्रेटिक नियंत्रण से सदन को पलटने के लिए आवश्यक 218 सीट हासिल कर ली हैं। हालांकि अभी गिनती जारी है, इसलिए स्थिति स्पष्ट होना बाकी है। समान सेक्स और अंतर जातीय विवाहों की रक्षा के लिए कानून ने सीनेट की एक बड़ी बाधा को पार कर लिया है। इसके साथ ही कांग्रेस को इस ऐतिहासिक कानून को लागू करने में अब आसानी होगी। आपको बता दें कि 12 रिपब्लिकन ने कानून पर आगे बढ़ने के लिए सभी डेमोक्रेट के साथ मतदान किया। इसका मतलब ये हुआ कि आखिरी वोट इस हफ्ते या इस महीने के अंत में आ सकता है। सीनेट के नेता के मुताबिक कानून के तहत संघों को कानूनी रूप से मान्यता देने वाला बिल सीनेट के लिए अपने उच्चतम आदर्शों तक जीने और सभी लोगों के लिए विवाह समानता की रक्षा करने का अवसर है। बात करते हैं ईरान की। बुधवार के दिन यहां एक नहीं बल्कि दो जगह पर अंधाधुंध गोलियां चलाने से ईरान दहल गया। ईरान के इज़ेह शहर के एक बाजार में कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाईं। इस फायरिंग में एक लड़की समेत कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य लोग घायल हो गए। इसमें आम नागरिक और सुरक्षा बल का एक सदस्य भी शामिल है। सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक एक अन्य हमले में बंदूकधारियों ने इस्फहान में ईरान के अर्धसैनिक बलों के 2 सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों हमलों में बंदूकधारी कथित तौर पर मोटरसाइकिल पर सवार थे। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हमले के पीछे की वजह क्या थी। क्या वो उन राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों से जुड़े थे जिन्होंने पिछले 2 महीनों में ईरान को झकझोर कर रख दिया है।
सूडान के अशांत दारफुर इलाके में जनजातीय संघर्षों में पिछले हफ्ते कम से कम 48 लोगों की मौत हो गई। एक अधिकारी के मुताबिक सूडान की शांति को प्रभावित करने के लिए ये सांप्रदायिक हिंसा भड़काई जा रही है। आपको बता दें कि ये हिंसा अगस्त के बाद से दारफुर में पहली बार बड़े पैमाने पर हुई। इससे पहले सूडान के दक्षिणी ब्लू नाइल प्रांत में पिछले महीनों में जनजातीय संघर्षों के दौरान हुए विस्फोट में 350 लोगों की मौत हो गई थी। नाइजीरिया की नौसेना ने अपने जल क्षेत्र में अवैध रूप से संचालन और बिना मंजूरी कच्चे तेल का निर्यात या चोरी करने का प्रयास करने के आरोप में एक विदेशी जहाज को जब्त कर लिया है। इस जहाज के चालक दल में शामिल 16 भारतीयों सहित 27 विदेशियों को भी नाइजीरिया नौसेना ने हिरासत में लिया है। नाइजीरियाई नौसेना के मुताबिक तेल समृद्ध नाइजर डेल्टा क्षेत्र में एक स्थानीय अदालत में दोषारोपण के बाद विदेशियों को अदालत के आदेश पर हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा कि इन लोगों में 16 भारतीयों के अलावा श्रीलंका, पोलैंड सहित 5 अन्य देशों के नागरिक भी शामिल हैं। भारत और कई अन्य देशों ने बुधवार को काबुल में वास्तव में समावेशी सरकार बनाने और अफगानिस्तान की धरती से आतंकवाद के उन्मूलन के लिए एक विशेष वार्ता में हिस्सा लिया। हम आपको बता दें कि मास्को प्रारूप के ढांचे के तहत इस चौथी बैठक में रूस, भारत, चीन, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विशेष प्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। रूसी विदेश मंत्रालय के अनुसार इस बैठक में शामिल देशों ने वाशिंगटन द्वारा अफगानिस्तान की संपत्तियों को पूरी तरह से मुक्त कराने की मांग की। यही नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो देशों से अफगानिस्तान में 20 साल की लंबी सैन्य उपस्थिति के दौरान हुए नुकसान के लिए अफगानों को मुआवजा देने की मांग भी की गई। दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन के बीच द स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया 2021 की रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक पिछले 40 साल में हिमालय के 5 बड़े ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। सूखे और बढ़ते तापमान का असर दक्षिण पूर्वी तिब्बती पठार, पूर्वी हिमालय प्रभावित हुए हैं और रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल सूखे की वजह से होने वाला आर्थिक नुकसान 63% बढ़ गया है। वहीं बाढ़ से 23% और भूस्खलन से 147% नुकसान बढ़ा है। ये तुलना साल 2001 से 2020 के औसत आर्थिक नुकसान से की गई है। इसके बावजूद भविष्य में इससे निपटने के लिए एशियाई देशों की तैयारी नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले वर्ष दुनिया भर में 2.88 लाख करोड़ रुपए का नुकसान सिर्फ पानी से संबंधित प्राकृतिक आपदाओं की वजह से हुआ है। इससे करीब 5 करोड़ लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। एशिया के सभी ऊंचे इलाकों में फैला हिमालय और तिब्बत के पठार भारत, पाकिस्तान और चीन के लिए पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। नासा के नए चंद्र रॉकेट ने कल तड़के 3 परीक्षण डमी के साथ अपनी पहली उड़ान भरी, जिससे अमेरिका 50 साल पहले अपने अपोलो कार्यक्रम की समाप्ति के बाद पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर भेजने की दिशा में आगे बढ़ा है। अगर 3 सप्ताह की परीक्षण उड़ान सफल हुई तो रॉकेट चालक दल के एक खाली कैप्सूल को चंद्रमा के चारों ओर एक चौड़ी कक्षा में ले जाएगा और फिर कैप्सूल दिसंबर में प्रशांत क्षेत्र में पृथ्वी पर वापस आ जाएगा। कई साल की देरी और अरबों से ज़्यादा की लागत लगने के बाद अंतरिक्ष प्रक्षेपण प्रणाली रॉकेट ने कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। ओरियन कैप्सूल को रॉकेट के शीर्ष पर रखा गया, जो उड़ान के 2 घंटे से भी कम समय में पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चंद्रमा की ओर जाने के लिए तैयार था। ये मिशन अमेरिका के प्रोजेक्ट अपोलो का अगला चरण है। प्रोजेक्ट अपोलो में 1969 से 1972 के बीच 12 अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा पर चहलकदमी की थी। इस प्रक्षेपण से नासा के आर्टेमिस चंद्र अन्वेषण अभियान की शुरुआत मानी जा रही है। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद नजर डालते हैं आर्थिक जगत की महत्वपूर्ण खबरों पर। केंद्र सरकार ने बुधवार को डीजल के निर्यात पर शुल्क में कटौती का ऐलान किया, जबकि घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर यानी विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स बढ़ा दिया। आज से ये नई दरें लागू हो जाएंगी। सरकारी स्वामित्व वाली तेल और प्राकृतिक गैस निगम
ओएनजीसी जैसी फर्मों द्वारा उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित कर आज से 9,500 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 10,200 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। अप्रत्याशित लाभ कर की हर 15 दिन में की जाने वाली समीक्षा में सरकार ने डीजल के निर्यात पर शुल्क को 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 10 रुपये 5 पैसे प्रति लीटर कर दिया है। डीजल पर लगने वाले शुल्क में 1.5 रुपये प्रति लीटर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस शामिल है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अब तक 6.85 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई थी, जबकि कॉरपोरेट और अन्य लोगों के लिए जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की आवश्यकता थी, उनके लिए ये तारीख 7 नवंबर 2022 थी। अगर कोई इस अंतिम तारीख तक रिटर्न नहीं भर पाता है तो वो दंड का भुगतान करके 31 दिसंबर तक रिटर्न दाखिल कर सकता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की माने तो ये संख्या 31 दिसंबर तक बढ़ाई जा सकती है। व्यापक आर्थिक माहौल के दौरान बढ़ती आशंकाओं के बीच अमेजॉन ने आज से अपने कॉर्पोरेट रैंकों में बड़े पैमाने पर छंटनी शुरू कर दी है। इसके साथ ही अमेजन अपने कर्मचारियों की संख्या को कम करने वाली नवीनतम तकनीकी कंपनियों में शामिल हो गया है। इससे पहले कंपनी ने मंगलवार को कैलिफोर्निया में क्षेत्रीय प्राधिकरणों को सूचित किया कि वो डेटा वैज्ञानिकों, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और अन्य कॉरपोरेट कर्मचारियों को रोजगार देने वाली विभिन्न सुविधाओं में लगभग 260 कर्मचारियों की छंटनी करेगा। अमेजन विश्व स्तर पर 15 लाख से अधिक श्रमिकों को रोजगार देता है। इससे पूर्व दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक और पेरेंट कंपनी मेटा और ट्विटर ने अपने कर्मचारियों को निकाला है। और अब बात खेल जगत की बड़ी खबर की। भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOL के विलंबित चुनाव कराने की प्रक्रिया निर्वाचन अधिकारी द्वारा अध्यक्ष सहित कार्यकारी परिषद के सदस्यों को चुनने के लिए अधिसूचना जारी करने के साथ शुरू हो गई है। 10 दिसंबर को होने वाले चुनाव के इच्छुक उम्मीदवार 25 नवंबर से 27 नवंबर तक अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं, जबकि वो 1 से 3 दिसंबर तक अपना नाम वापस भी ले सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के पूर्व महासचिव की अधिसूचना के मुताबिक संबद्ध सदस्य इकाइयों से निर्वाचक मंडल के नाम प्राप्त करने की समय सीमा 20 नवंबर निर्धारित की गई है। भारतीय पिस्टल निशानेबाजों ने कोरिया के डेगू में 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में अपना स्वर्णिम प्रदर्शन लगातार जारी रखा है और प्रतियोगिता के दूसरे दिन दांव पर लगे चारों स्वर्ण पदक हासिल कर लिए। प्रतियोगिता में अभी 2 दिन बाकी हैं और भारत 21 स्वर्ण पदक जीत चुका है। रिधम सांगवान ने पलक को 16-18 से हराकर साल का अपना दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीता। एक अन्य फाइनल में मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल महिला जूनियर स्पर्धा में ईशा सिंह को करीबी मुकाबले में 17-15 से हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा के फाइनल में शिव नरवाल, नवीन और विजयवीर सिद्धू की तिकड़ी ने ली डेमयुंग, मोक जिन मुन और पार्क डेहुन की कोरिया की टीम को 16-14 से शिकस्त दी। जूनियर पुरुष वर्ग में भी सागर डांगी, सम्राट राणा और वरुण तोमर की भारतीय टीम ने बाजी मारी। भारतीय तिकड़ी ने मुखामद कमालो, नूरुद्दीन नूरीदिनोव और इल्खोम बेक ओबिद जोनोव को 10 मीटर एयर पिस्टल टीम पुरुष जूनियर स्पर्धा के एक तरफा मुकाबले में 16-2 से हरा दिया। T20 विश्व कप के बाद टीम इंडिया इन दिनों न्यूजीलैंड के दौरे पर है। यहां पर टीम इंडिया 3 T20 मैचों की सीरीज और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी। दोनों देशों के बीच T20 सीरीज की शुरुआत होने वाली है। दोनों देशों के बीच पहला मुकाबला 18 नवंबर शुक्रवार को खेला जाएगा। T20 विश्व कप खत्म होने के बाद टीम इंडिया का ये पहला विदेशी दौरा है। ऐसे में टीम इंडिया की कोशिश इस सीरीज में जीत के साथ शानदार शुरुआत करने की होगी। दोनों टीमों के बीच मुकाबला वेलिंगटन में खेला जाएगा। टॉप न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं 17 नवंबर यानी कि आज के दिन से जुड़े इतिहास के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन देखते रहिए सनसद टीवी। नमस्कार।
17 नवंबर साल 1869 को विश्व की सबसे बड़ी नहरों में से एक सुएज नहर को आधिकारिक तौर पर खोला गया। सुएज नहर मिस्र में मानव निर्मित समुद्र स्तरीय जलमार्ग है। यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। साल 1858 में फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने नहर के निर्माण के लिए सुएज नहर कंपनी का गठन किया। इस नहर की लंबाई पनामा नहर की लंबाई से दुगनी होने के बाद भी इसमें पनामा नहर के खर्च का 1/3 पैसा ही लगा। वर्तमान में सुएज नहर मिस्र देश के नियंत्रण में है। 17 नवंबर साल 1928 को लाला लाजपत राय का निधन हुआ। वे भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। साल 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में एक प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज में लालाजी बुरी तरह से घायल हो गए और अंत में आज ही के दिन 1928 में शहीद हो गए। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और अन्य क्रांतिकारियों ने अपने प्रिय नेता की हत्या का बदला लेने का निर्णय लिया और 1 महीने बाद ही ब्रिटिश पुलिस अफसर सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी और लालाजी की मौत का बदला लिया। 17 नवंबर साल 2015 से राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाने की शुरुआत हुई। मिर्गी मस्तिष्क का एक क्रोनिक रोग है जिसे बराबर होने वाले दौरे पड़ने से पहचाना जाता है। मिर्गी का उपचार दवाओं और शल्य चिकित्सा के द्वारा किया जा सकता है। नेशनल एपिलेप्सी डे यानी मिर्गी दिवस मिर्गी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार विश्व भर में लगभग 50 लाख लोग मिर्गी के रोग से पीड़ित हैं, जिसमें से 80% लोग विकासशील देशों में रहते हैं।